Very good morning to all my students. Now this is the next video of first chapter, class 11th, business studies. Now the topic is role of profit in the business. In the last video, we already had discussed about human activity, economic activity, non-economic activity, what is business, the concept of business, what is the objective of business. We have already discussed in our last video. So now this is time to continue our study for a revision purpose. Kindly go through the all video thoroughly so that you can attend the mock test better, because in last mock test your number is not that satisfactory. Those who have attended good marks, I'm not talk about them, but those who are not earned good marks or not gained good marks, I want all to go this video thoroughly so that you can understand the concept, and this will help you for your basic is improved in this video, but with the help of this video. Okay, the heading is role of profit in the business. Business is an economic activity. In last video we have already studied about that business is an economic activity in which we earn money, in which we earn profit, and this is the main objective of every business. So the role of profit in the business, as we talk about the profit is what? Profit is a लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. लाइफ ब्लड यानी कि जिस तरह से हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में ब्लड काम करता है, ब्लड जिस तरह से हमारी बॉडी को चलाता है सिस्टमेटिक मैनर में प्रॉपरली, उसी तरह से बिज़नेस में भी प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है. तो प्रॉफिट अर्न करना मैंडेटरी इस भी रीज़न से है कि अगर आपको बिज़नेस को एक्सपैंड करना है, सरवाइव करना है इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, अगर आपको इस कंपटीशन में, इस प्रतिस्पर्धा में सरवाइव करना है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बिज़नेस आपका अच्छे से चले, और बिज़नेस अच्छे से चलने के लिए आपको प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी होता है. तो पहला पॉइंट आता है आपका, अगर रोल ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो पहला पॉइंट आता है फॉर सर्वाइवल ऑफ बिज़नेस. अगर बिज़नेस को सरवाइव करना है, यानी कि अगर हमको अपने जीवन में सरवाइव करना है तो हमको खून की ज़रूरत है हमारे शरीर में, वैसे ही अगर बिज़नेस को सरवाइव करना है तो उसको ज़रूरत है प्रॉफिट की. प्रॉफिट होगा तभी बिज़नेस सरवाइव करेगा, अदरवाइज़ बिज़नेस सरवाइव नहीं कर सकता. और बिज़नेस सरवाइव नहीं करेगा तो बिज़नेसमैन अपने घर की या अपनी खुद की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्न प्रॉफिट इन द बिज़नेस फॉर द सर्वाइवल. The next point is expansion and growth of business. अगर हम बिज़नेस स्टेबल होने के लिए इंसान नहीं चलाता. इंसान बिज़नेस इसलिए चलाता है कि वो आगे स्टेप बाय स्टेप और ज़्यादा उन्नति या और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी गेन कर सके. तो अगर इंसान के पास प्रॉफिट होगा तभी वो अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकता है या फिर एक्सपैंड यानी कि विस्तार उसका कर सकता है. अगर किसी इंसान को बिज़नेस को अच्छे से चलाना है, सुचारू रूप से चलाना है, सिस्टमेटिक प्रॉपर मैनर में चलाना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्न प्रॉफिट. और जितना ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्न करोगे उतना ही आप अलग अलग बिज़नेस में या अलग अलग जगह री इन्वेस्ट करोगे अपने प्रॉफिट के हिस्से को, और वो आपके बिज़नेस के लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ कराएगा. यानी कि जितना आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, जितना आप ज़्यादा रिस्क लोगे, उतना आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ करेगा, और प्रॉफिट इंक्रीज़ करने की वजह से आपके बिज़नेस का ग्रोथ और एक्सपेंशन हो सकता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस. दैट मीन्स प्रॉफिट अगर हो रहा है बिज़नेस में, इसका मतलब ये साइन है कि आपका बिज़नेस में, यानी कि सिंबल क्या है? एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि आपका बिज़नेस अच्छा काम कर रहा है. अगर आपके बिज़नेस में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब आपका बिज़नेस अच्छा काम कर रहा है, आपका बिज़नेस सफिशिएंट है, इफ़िशिएंट है. इफ़िशिएंट मतलब क्या होता है? किसी इंसान की कैपेबिलिटी यानी कि आप कितना अच्छा बिज़नेस रन कर सकते हो, आपके परफॉर्मेंस से नज़र आना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पढ़ रहे हो तो ये चीज़ कैसे प्रूफ हो सकती है कि आप पढ़ रहे हो? आपके रिज़ल्ट से. यानी कि अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा है, इसका मतलब बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है. उसी तरह से अगर आपके बिज़नेस में प्रॉफिटेबिलिटी है तो ये शो करता है कि आपका बिज़नेस इफ़िशिएंट है, यानी कि अच्छे से काम कर रहा है. उनकी परफॉर्मेंस उस चीज़ को शो करेगी, आपका फाइनेंशियल पोजीशन शो करेगा उस चीज़ को.
नेक्स्ट पॉइंट, रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क मतलब क्या होता है, अगर आपने जितना बड़ा रिस्क लिया है उतना अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि एक स्टेटमेंट हमारे बिजनेस स्टडीज़ में या हमारे कॉमर्स में शब्द कहा जाता है, प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। जितना आप बड़ा रिस्क लोगे उतना ही बड़ा आपको प्रॉफिट होगा। जैसे कि हम छोटी सी बात करते हैं, एक अगर चले जाओ मोची के पास, मोची क्या है, छोटा एक जो साइड में मोची बैठे रहते हैं, उनके क्या होता है, एक बक्सा होता है, उसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे वो जूते को जोड़ता घटाता रहता है, यानी काम करता है, उसको अच्छा बनाता है। तो जितना वो छोटा प्रॉफिट लेगा उतना उसका प्रॉफिट, उतना ही जितना उसका रिस्क होगा ना उतना ही वो प्रॉफिट अर्न करेगा। तो जूते वाला छोटा रिस्क लेता है तो वो छोटा प्रॉफिट गेन करता है। अब अंबानीज़ की या टाटास की बात की जाए तो वो बड़ा रिस्क लेते हैं, उनके रिस्क का जो दायरा होता है वो बड़ा होता है, इसलिए उनके प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं। तो कोई इंसान मान लो आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब वो रिस्क अच्छा ले रहा है, रिस्क बड़े अमाउंट में ले रहा है, इसलिए उसको प्रॉफिट भी बड़े अमाउंट में हो रहा है। यानी कि रिस्क और प्रॉफिट का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि जितना आप रिस्क लोगे उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा, और जितना आप रिस्क कम लोगे उतना ही प्रॉफिट कम होगा, चांसेस कम होंगे, प्रोबेबिलिटी कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्प टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। कंपनी में अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी अगर अच्छा अर्न कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये हेल्प करता है टू गेन रेपुटेशन। यानी कि अगर आपका प्रॉफिट अच्छा है तो आपकी गुडविल अच्छी होगी, आपके मार्केट में पोजीशन अच्छी होगी। इसका मतलब क्या शो करता है कि आपके लोग, यानी कि आपकी कंपनी में लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे ओनली बिकॉज ऑफ योर गुडविल। जिसकी गुडविल अच्छी होती है उसी को इंसान इन्वेस्ट करता है, यानी कि जिसके बारे में आप ज़्यादा जानते हो। जैसे हम लोग कहते नहीं है, इसमें फ़ोन सबसे अच्छा कौन सा चल रहा है, एक i1+ चल रहा है, एक चल रहा है ये आपका iPhone 11 Pro। तो यानी कि अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है तो आप उसके बारे में जानते कैसे हो, लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, यानी कि उनका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है। जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी वही शो करेगा कि कौन सी कंपनी कितनी अच्छी गुडविल है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो बिज़नेस एक्टिविटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बिज़नेस एक्टिविटी को देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शंस के बेस पे क्या किया गया है, ये है फंक्शन इसके इंडस्ट्री और कॉमर्स में। इंडस्ट्री और कॉमर्स ये आपको दिख रहा है, इंडस्ट्री और कॉमर्स, इसको ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन क्लासिफिकेशन बिजनेस स्टडी के किए गए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बीच में इंडस्ट्री है और कॉमर्स है। इंडस्ट्री ये है, कॉमर्स ये है। तो इंडस्ट्री में भी 3 तरह की इंडस्ट्री होती है, दैट इज़ प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी एंड टर्जरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या आता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री, ये 2 आते हैं प्राइमरी में। सेकेंडरी में क्या आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़। ओके, फिर आते हैं टर्जरी, लास्ट है टर्जरी, जिसमें सारे इंडस्ट्रीज़ जो इनमें नहीं आते हैं वो बचे हुए इसमें आते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग, ये सब आते हैं इनमें। ओके, फिर आते हैं कॉमर्स। कॉमर्स को कितने भाग में डिवाइड किया है, कॉमर्स को 2 भाग में डिवाइड किया गया, दैट इज़ ट्रेड एंड एड टू ट्रेड। ध्यान दीजिएगा, कॉमर्स को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, ट्रेड एंड एड टू ट्रेड। यानी कि ट्रेड को भी डिवाइड किया गया है 3 भाग में। ट्रेड को 2 भाग में डिवाइड किया गया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि जो बाउंड्री के अंदर होते हैं, इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, तो इनको भी 2 भाग में डिवाइड किया गया, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड। ठीक, एक्सटर्नल ट्रेड को 3 भाग में डिवाइड किया, जिसके बारे में आप जानते हैं एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, पर इंटरपोर्ट के बारे में आप नहीं जानते, तो हमको एक नया जो पढ़ना है वो है इंटरपोर्ट, तो इंटरपोर्ट भी हम इसमें कंसिडर करेंगे। फिर आते हैं एड टू ट्रेड। एड टू ट्रेड में देखिए कि सारे जो यहाँ पर टर्जरी में आते हैं ये सारे एड टू ट्रेड में आते हैं, ये दोनों क्या है, कॉमन हो गया। देखिए पहला ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट। सेकंड कम्युनिकेशन, देखिए यहाँ पर थर्ड कम्युनिकेशन है, यहाँ सेकंड बैंकिंग, थर्ड बैंकिंग एंड फाइनेंस, फोर्थ है इंश्योरेंस एंड 5 है एडवर्टाइजमेंट। ओके, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, अब हम एक एक टॉपिक को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्री पहला टॉपिक था, तो हम इंडस्ट्री को लेते हैं। तो इंडस्ट्री को क्या कहते हैं, इंडस्ट्री होती क्या है। इंडस्ट्री रिफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। यानी कि एक तरह से ट्रांसफॉर्म करता है इनपुट को आउटपुट पे, ये इनपुट हो गया या आउटपुट पे, यानी कि जो कच्चा माल है उसको पक्के या फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करता है, इसे हम इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ओके,
यहाँ पर देखिए लिखा है द पर्पस ऑफ इंडस्ट्री इज़ टू क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल फॉर्म ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि रॉ मटेरियल कच्चे माल को हम पक्के माल में कन्वर्ट करते हैं। The term industry is also used to refer to a group of firms producing similar or related goods. For example, textile industry refers to all the production unit related to cloth manufacturing. Cement industry refers to all the firm manufacturing सीमेंट। जैसे कि यहाँ पर बता रहा है कि हम तीनों इंडस्ट्रीज़ को पढ़ रहे हैं, तो हम मैन्युफैक्चरिंग भी आती है, सीमेंट इंडस्ट्री इसमें कंसिडर की जाती है, टेक्सटाइल है, मैन्युफैक्चरिंग में ही ली जाती है। तो इस तरह से इंडस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड किया गया, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी एंड टर्जरी। प्राइमरी में आते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोज इंडस्ट्री विच कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा, कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज़। ठीक है, स्पीसीज़ मतलब क्या होता है, जीव जंतु जानवर। तो यहाँ पर यही चीज़ ले रहा है कि प्राइमरी इंडस्ट्री में वो आता है जो एक्सट्रैक्शन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज से या तो आए या तो किसी न किसी के जीन से आए। जीन्स यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, रिप्रोडक्शन जिसको आप कहते हैं। तो पॉइंट पहला आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर दो इंडस्ट्रीज विच इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं, एयर, वाटर, सॉइल, अर्थ सरफेस एरिया, ऐसी जो जगह होती है जहाँ से हम कुछ ना कुछ निकालते हैं। जैसे कोयले की खान से कोयला निकालना है, तो ये कहाँ है, ज़मीन के अंदर से हम निकालते हैं। कोयले की खान से हम निकालते हैं, ज़मीन के अंदर आप देखो डिगिंग करो तो कुछ ना कुछ निकलता है जब आप सॉइल को निकालते हो। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है, सच एज मिनरल फ्रॉम अर्थ, ज़मीन से हम मिनरल्स निकालते हैं। फ़िश फ्रॉम रिवर, रिवर क्या नेचुरल रिसोर्सेज है तो वहाँ से हम फ़िश निकालते हैं। एंड रिवर्स एंड सीज। टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट से, जंगलों से हम क्या करते हैं, पेड़ को लेते हैं, पेड़ के टिम्बर्स को लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ कैन बी डायरेक्टली यूज और बिकम द रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज़। ये फिनिश गुड भी कन्वर्ट हो सकता है और हम इसको किसी और फिनिश गुड पे को बनाने में भी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो टिम्बर है, ये लकड़ी डायरेक्टली यूज़ नहीं होती, हम क्या करते हैं, इनको बेचते हैं मैन्युफैक्चरिंग हाउस को, वो क्या करते हैं, इसे कन्वर्ट करते हैं फर्नीचर में। अब यहाँ पर फ़िश है, फ़िश डायरेक्ट यूज़ हो जाती है, तो यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ भी हो सकता है और रॉ मटेरियल के तौर पे फिनिश गुड में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आते हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। द इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डैट इज़ बर्ड, प्लांट, एनिमल। जैसे लोग क्या करते हैं, पोल्ट्री फार्म, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल रेयरिंग ऑफ कैटल, जैसे कि किसी का मिल्क का डेयरी हो तो उसके यहाँ भैंसें पली होती हैं, गाय पली होती हैं, बकरी भी पली होती है, तो जिससे हमको मिल्क प्रोडक्ट मिलते हैं। तो उनकी जनरेशन पे डील करते हैं, यानी कि एक ख़त्म हुआ दूसरा, तो ये सब चीज़ें क्या है, जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती हैं। डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, जैसे कि किसी ने मुर्गियाँ पाल ली तो मुर्गियों के अंडे होते हैं, तो उनसे वो पोल्ट्री फार्म का काम करते हैं, यानी कि मुर्गियों को वो चिकन के तौर पे बेच देते हैं, देन यूज़ होता है, देन फिर उनके अंडे को भी यूज़ करते हैं, उनके अंडे को बेचते हैं। कुछ लोग प्लांट से करते हैं, यानी कि नर्सरी बना लेते हैं, तो एक प्लांट से दूसरा, दूसरे प्लांट से तीसरा, ऐसे बनाते हैं। फ़िश में पॉन्ड, यानी कि पॉन्ड में पिसी कल्चर उसे कहते हैं, जहाँ पर एक पॉन्ड में हम क्या करते हैं, मछलियों का पालन करते हैं। तो एक मछली दूसरी 2 से 5, 5 से 10 ऐसे करके सैकड़ों, हज़ारों, लाखों मछलियाँ बनती हैं, तो उसे कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री, यानी कि जीन से बनती है। फिर आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ क्या शो करती है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ हमको ये बताती हैं कि मेक यूज़ ऑफ विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस बाय प्राइमरी, यानी यहाँ से जो हमारे पास निकल के आ रहा है इसको हम रॉ मटेरियल के तौर पे फिनिश गुड पे कन्वर्ट करें, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी कहते हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको यहाँ टिम्बर का दिया था। टिम्बर क्या है, डायरेक्टली यूज़ नहीं होता, एज अ रॉ मटेरियल नहीं होता, इसका प्रोडक्ट कौन यूज़ करता है, ये यूज़ करते हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में आ गया। आपको जो प्रोडक्ट यहाँ से प्राइमरी से मिलेगा आप उसे क्या करोगे, फिनिश गुड में कन्वर्ट करोगे, उनको कंसिडर करोगे एज अ रॉ मटेरियल। दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड इनटू फिनिश गुड। दिस इंडस्ट्री क्रिएट फॉर्म्स यूटिलिटी ऑफ चेंजिंग द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। फॉर एग्जांपल टिम्बर इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर आते हैं कंज्यूम, इनको भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है मैन्युफैक्चरिंग को, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल गुड। कुछ
गुड्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ करता है, कुछ क्या होते हैं इंडस्ट्री को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है, यानी कि इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, इनको लेती हैं फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, द गुड विच कैन बी डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर नोन एज कंज्यूमर गुड। जैसे कि आपने क्या किया, क्लोथ ऑयल, जो कि आपको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो आप, ठीक, तुरंत आपके यूज़ के लिए। इंडस्ट्रियल गुड क्या होते हैं, द गुड्स विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स are known as industrial good, like as machinery, equipment, tools which are required to manufacture consumer good। यानी कि इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं, आपने क्या किया, मशीनरी लेके उसे कन्वर्ट कर दिया कंज्यूमर गुड पे। तो जो आप सामान ले रहे हो, द गुड्स विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि आप ऐसा कौन सा सामान ले रहे हो जो कि हम यूज़ करेंगे कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो क्या है, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, टूल्स है। फिर आते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आर फॉलोइंग ऑफ दीज टाइप, मैन्युफैक्चरिंग को दीज टाइप पे डिवाइड किया गया है, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब देखिए यहाँ पर एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, द बेसिक रॉ मटेरियल इज़ ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट टू प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल इज़ प्रोसेस्ड एंड मैनी finished products such as petroleum, diesel, kerosene oil, gasoline etc. are manufactured। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है, आपने कोई ऑयल लिया, ठीक है, आपने कोई रॉ मटेरियल लिया, हम ऑयल लेते हैं, कोई रॉ मटेरियल लेने के बाद उसको ब्रोक कर दिया, यानी कि इसको हमने एनालाइज़ किया कि इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, तो उससे हमने डिफरेंट पार्ट टू फिनिश, उसको हमने कहीं अलग अलग जगह यूज़ किया फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिसको हम प्रोसेस करते हैं, तो वो फिनिश गुड में पेट्रोलियम का भी काम करता है, डीजल का भी काम करता है, केरोसिन ऑयल का भी करता है, गैसोलीन का भी करता है। फिर आते हैं नेक्स्ट सिंथेटिक इंडस्ट्री, टू और मोर मटेरियल आर मिक्स टू मैन्युफैक्चर सम न्यू प्रोडक्ट। दो या दो से अधिक इंडस्ट्री आपस में मिल गई, उन्होंने एक फॉर्म किया कुछ और उससे कोई फिनिश गुड बन गया। जैसे कि बहुत सारे केमिकल मिलके सोप बनता है, जैसे ग्लिसरीन हो गया, नीम हो गया, ऑयल हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मिलके सोप बन गया। ऐसे ही पेंट बनता है केमिकल मिला के, ऐसे ही कॉस्मेटिक्स बनते हैं, तो ये सिंथेटिक में आते हैं, यानी कि जहाँ पर दो या दो से अधिक मटेरियल यूज़ हो रहा है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। फिर आते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल इज़ प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोसेसिंग ही नाम है इसका, तो प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे स्टेजेस से गुजर के बन रहा हो, तो ऐसा रॉ मटेरियल जो बहुत सारे स्टेज से होकर गुजर के बन रहा हो और फिनिश गुड बना। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल यानी कि जो कपड़े बनाती है, तो कपड़े वाली मशीन भी, कपड़े वाले जो कपड़ा बनता है वो भी बहुत सारे प्रोसेस से होके बनता है, तो उसे कहते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। शुगर भी, शुगर केन का जूस निकलता है उससे शुगर बनता है, तो वही बहुत सारे स्टेजेस से होके मिलता है हमको। फिर आते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को आपस में मिलकर असेंबल किया जाता है। इन असेंबलिंग इंडस्ट्री द वेरियस फिनिश प्रोडक्ट आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ न्यू फिनिश प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या करता है, बहुत से कि माउस कहीं से बन के आया, आपका ये कीपैड कहीं से बन के आया, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें, मॉनिटर कहीं से बन के आई, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मदरबोर्ड कहीं से बन के आया, उसको आपने असेंबल करके क्या कर दिया, कंप्यूटर बना दिया, तो वो हो गया असेंबलिंग इंडस्ट्री। फिर आते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होती है, देखिए इसको भी बताया गया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, रोड। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन यानी कुछ ना कुछ बनाना, कंस्ट्रक्टिव करना। दीज इंडस्ट्री आर यूज द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग की जो भी है उनको लेता है ये, सच एज सीमेंट, आयरन, स्टील, इन सबको लेके, लाइम, इन सबको यूज़ करके वो क्या करता है, बिल्डिंग बनाता है, तो ये होगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ओके, तो हमने अभी तक देखिए इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। ओके, फिर आते हैं ट्रेजरी पे। तो ट्रेजरी हम तब पढ़ेंगे जब ट्रेजरी का टॉपिक आएगा, तो ट्रेजरी का टॉपिक इसके बाद है। अब ट्रेजरी पढ़ते हैं। ट्रेजरी इंडस्ट्री इज़ कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच फैसिलिटेट अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेजरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि प्राइमरी सेकेंडरी में नहीं आती, मगर प्राइमरी सेकेंडरी के हेल्प से होके बनती है, जिसमें कि हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जितना हो सके स्मूथ फ्लो ऑफ बिज़नेस हो सके, यानी कि बिज़नेस का रन अच्छा हो सके, बिज़नेस अच्छे से चल सके, इसलिए हमको ट्रेजरी इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ी। जैसे कि ट्रांसपोर्ट क्या करता है, सामान तो बन गया मगर इधर से उधर कैसे पहुंचाएं, तो ट्रांसपोर्ट हो गया। बैंकिंग
किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो पैसा होना ज़रूरी, तो वो बैंकिंग में आ गया। इंश्योरेंस, मान लो कहीं आपको कोई रिस्क लग रहा है कि मेरा सामान यहाँ से वहाँ जाएगा तो हमको रिस्क होगा, तो हमने क्या कर दिया, इंश्योरेंस ले लिया। देन आते हैं वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है कि आपका कोई सामान एक्सेस में बन गया हो तो आपका सामान वेस्ट ना हो, तो इसकी वजह से हम उसको किसी न किसी जगह स्टोर करके रख लें। देन आता है एडवर्टाइजमेंट। कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट तभी लेगा जब उसके बारे में अवेयर होगा, एजुकेट होगा, तो यहाँ पर क्या है, आपको एक तरह से इंफॉर्मेशन देने के लिए एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फिर आते हैं कॉमर्स। अब सच आपने लिया तो कॉमर्स से, मगर कॉमर्स यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है कॉमर्स। तो कॉमर्स रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। सबसे अच्छी डेफिनेशन या मीनिंग यहाँ पर समझाई जा रही है, जो भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं उसको अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए हमको कॉमर्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि अल्टीमेट कंज्यूमर यानी कि एंड यूज़र, जिसके जो उसको कंज्यूम करेगा, तो कहीं ना कहीं कॉमर्स आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको हेल्प करता है कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। अब कॉमर्स क्या क्या चीज़ें करता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। देयर विल बी नो यूज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स अनलेस एंड अनटिल दिस गुड रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर। अब हमें कॉमर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, आप कोई भी सामान बनाओ जब तक वो उसके अल्टीमेट कंज्यूमर तक या फिर जो उसको इस्तेमाल करेगा वहाँ तक नहीं पहुँचता तो फ़ायदा क्या उसको बनाने का, तो इसीलिए हमको कॉमर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आज आपने मान लो अपने घर में कोई डिश बनाई हो बहुत अच्छी सी, मगर कोई खाए ना, तो क्या होता है, वो वेस्ट हो जाती है। तो उसका यूज़ तो तब होगा ना जब कोई इसको इस्तेमाल करेगा या खाएगा। तो इसीलिए जो भी चीज़ आप करते हो वो इसी मोटिव से करते हो कि जहाँ उसको पहुँचना है वहाँ तक पहुँच जाए। तो बिज़नेस में हमको कॉमर्स की ज़रूरत पड़ती है, इसकी वजह से हमारा जो भी दिक्कतें हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हो पाती हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स in the way of a smooth flow of business. Now function of commerce. function of commerce क्या है, हमने अभी यहाँ पर कॉमर्स के बारे में पढ़ा था। कॉमर्स को हमने दो भाग में डिवाइड किया था, यहाँ पर ट्रेड था, ट्रेड एंड एड टू ट्रेड, तो यहाँ पर भी हम वही पढ़ने वाले हैं। तो कॉमर्स सेगमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है देखिए, कॉमर्स इज़ कंसिडर एज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। कॉमर्स एक तरह से बैकबोन की तरह, जिस तरह हमारी बॉडी है सीधे है, क्यों है, क्योंकि हमारे बैकबोन है। तो इंडस्ट्रीज़ भी तभी चलेगी जब उनकी बैकबोन रहेगी। तो पहला पॉइंट आता है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन यानी कि सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाए कैसे, तो इसके लिए हमको पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ ट्रांसपोर्ट तो मदद नहीं करेगा ना, पर्सन भी चाहिए, यानी कि सामान कौन ले जाएगा। तो उसके लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, कंज्यूमर तक सामान पहुँचाना है तो हमें होल सेलर या रिटेलर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से हमको एक तरह से मिडिल मैन का जो यहाँ पर ये पर्सन की बात हो रही है, एक तरह से मिडिल मैन है। पर्सन से मिडिल मैन नहीं होता, कंज्यूमर भी होता है, प्रोड्यूसर भी होता है और मिडिल मैन भी होता है। तो एक तरह से क्या है, लिंक है। मैन्युफैक्चरर ने बनाया, होल सेलर रिटेलर ने उस पर डील किया और वो कंज्यूमर तक पहुंच गया। तो ये सारे पर्सन की दिक्कतें किससे दूर होती हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स। फिर आते हैं हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। सामान को इधर से उधर पहुँचाना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्ट की। यानी कि अगर हमको सामान इधर से उधर प्लेस की कोई दिक्कत आ रही है, सामान एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हमें किसकी ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट की। देन आते हैं नेक्स्ट, हेल्पिंग रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। सही समय पे पहुंचाना है, मगर टाइम लैग तो हमेशा होता है ना, यानी कि कोई सामान अगर बना है वो साल भर कंज्यूम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि टाइम लैग है इसमें, यानी कि इतना टाइम सामान कहाँ रहेगा, तो हम उसको सही जगह रखते हैं, यानी कि कहाँ रखते हैं, वेयर हाउस में रखते हैं। यानी कि हमको वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। फिर आते हैं हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज यानी पैसा। तो पैसा जो है, मनी की दिक्कत है, मनी यानी बैंकिंग। तो विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग हमको एक्सचेंज की दिक्कत दूर हो जाती है। अब रिस्क की दिक्कत आती है। रिस्क कैसे दूर होता है, रिस्क होता है दूर इंश्योरेंस की वजह से। आपको जहाँ पर भी लगता है कि अगर हमको लॉस होने के चांसेस है, ये रिस्क पोर्शन है, तो हमें वो किससे दूर करना है, विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज किसके थ्रू नॉलेज की जो प्रॉब्लम है वो किसके थ्रू दूर होती है, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अगर हम एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान दें तो हमारे एक तरह से प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज भी दूर हो जाती है। तो ये है एक तरह से ट्रेड और एड टू ट्रेड के, ये सारे पॉइंट्स हमने एड टू ट्रेड के पढ़े हैं सारे के सारे। अब आते हैं ट्रेड। व्हाट इज़ ट्रेड।
सिंपल सी भाषा में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ नोन एज ट्रेड, यानी कि सामान का लेना देना ही ट्रेड होता है। ट्रेड मतलब होता है व्यापार, यानी कि सामान अगर आप लेन देन कर रहे हो, आपस में एक्सचेंज कर रहे हो, तो उसे ही कहते हैं हम ट्रेड। ट्रेड कितने तरह के होते हैं? ट्रेड होते हैं 2 तरह के, इंटरनल एक्सटर्नल। सीधी भाषा में बात करें तो इंटरनल ट्रेड वो होते हैं जो कि विद इन अ जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, यानी कि इंटरनल ट्रेड वो होते हैं जब हम बाइंग और सेलिंग करें गुड्स और सर्विसेज का जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, उसे कहते हैं होम ट्रेड। ठीक, अब होम ट्रेड में देखो 2 तरह के ट्रेडर्स होते हैं, होलसेलर और रिटेलर। होलसेलर क्या करता है? लार्ज क्वांटिटी में आपसे सामान लेता है, ह्यूज क्वांटिटी में लेता है और किसको बेच देता है? उसको स्मॉल क्वांटिटी में बेच देता है रिटेलर को। ठीक है, और रिटेलर क्या करता है? स्मॉल क्वांटिटी में सामान लेता है किससे? होलसेलर से, और किसको बेच देता है? कंज्यूमर को। यानी कि ये डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर ने सामान बनाया, किसको दिया? होलसेलर में, किस में? बल्क क्वांटिटी में। इसने क्या कर दिया? स्मॉल क्वांटिटी में इसको बेच दिया। इसने परचेज़ किया स्मॉल क्वांटिटी में, सेम भाषा है वो। ठीक है, बस इनका बेचना है, इनका ख़रीदना है, और इसे किसे बेच दिया? अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कंज्यूमर, इसको उठा के बेच दिया। फिर आते हैं नेक्स्ट, रिटेलर। रिटेलर कौन होता है? सॉरी, एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? जब हम कोई भी बाइंग या सेलिंग करें, मगर किसके दायरे में होकर करें? बियॉन्ड यानी कि जो हमने इंटरनल बाउंड्री है उसके बाहर, यानी कि जो हमारी कंट्री की बाउंड्री है, जोग्राफिकल लिमिट जो है उसके बाहर करेंगे तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। अब इसको भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है, एक्सपोर्ट ट्रेड, इम्पोर्ट ट्रेड एंड इंटरपोर्ट। अब यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट ट्रेड क्या है? जब हम एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है? जब हम सेल करें कोई भी गुड्स को फॉरेन कंट्री में, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया ने अपना कोई सामान यूएसए भेज दिया है। ठीक, जैसे भी कोविड में हाइड्रोक्लोरोक्विन एक मलेरिया की दवा है, वो इंडिया ने क्या की है? एक्सपोर्ट की है अमेरिका को, तो उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट क्या होता है? इट रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, यानी अब हमने मान लो अगर कोविड की कोई वैक्सीन कहीं और बन गई तो हम उसकी जो भी कंट्री होगी उससे डील करेंगे और उनकी वैक्सीन को हम इंडिया में इम्पोर्ट यानी कि अंदर लेंगे। मतलब होता है इन, अंदर लाना, एक्सपोर्ट यानी कि एक्सटर्नल यानी कि बाहर ले जाना। तो ये हो गया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। फिर आता है इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट क्या होता है? इंटरपोर्ट सीधी सी भाषा में इट रिफर्स टू इम्पोर्ट ऑफ गुड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। जैसे कि मान लो 3 कंट्री के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा हो, इंडिया ने अमेरिका भेजा, अमेरिका ने चाइना भेज दिया, या फिर अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, तो इस कंट्री ने अपने खुद के पर्पस के लिए नहीं रखा, यानी कि खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं रखा। इस कंट्री ने इस कंट्री का ट्रेड इजी कर दिया है कि आप डायरेक्ट ना करके आप मेरे थ्रू भेजो, मैं इसे कंज्यूम नहीं करूँगा मगर मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूँगा अदर कंट्री में, तो इसे कहते हैं इंटरपोर्ट। यानी कि द गुड्स आर परचेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री बट नॉट कंजम्पशन इन होम कंट्री बट फॉर सेलिंग ऑफ द गुड्स टू सम अदर फॉरेन कंट्री। फिर आते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब यही हमने अभी पढ़ा था हिंड्रेंस में। तो देखिए पहला पॉइंट दिया ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अपने सामान को किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो उसके लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, और अगर हमको अपनी सामान को कंज्यूमर तक पहुंचाना है तो उनको अवेयर करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर। यानी कि आप मार्केट में कोई सामान ला रहे हो तो आप एटलीस्ट अवेयर करोगे, तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी हम इसे कह सकते हैं। यानी कि अगर हमको किसी इंडस्ट्री में अपने गुड्स भेजने हैं या कोई ट्रांसपोर्टेशन करना है, कुछ भी करना है, तो विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन हम फ़ोन करेंगे, हम मेल करेंगे कि हमारा सामान यहाँ से वहाँ पहुँच रहा है। इसे कहते हैं कम्युनिकेशन, अपने विचारों को अदल बदल करना। बैंकिंग फाइनेंस एक ही शब्द है, यानी कि अगर मान लो कोई बिज़नेस है वो हमेशा कैश पे नहीं चलता, क्रेडिट पे चलता है, तो हमको बैंकिंग की ज़रूरत बहुत पड़ती है। यानी कि अगर आपके जेब में पैसा है भी तभी भी हमको क्रेडिट फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तरह से समझ लीजिए बैंकिंग और फाइनेंस क्या हो गया? बैंकिंग और फाइनेंस ये हो गया कि आप किसी भी तरह से अपने जो भी आपका गुड्स है उसको आप किसी भी तरह से पहुँचाइए। कहाँ पहुँचाइए आप? जहाँ पर उनको कंज्यूम करेगा इंसान। तो अगर हमको बिज़नेस को कहीं पर भी अच्छे ढंग से चलाना है तो उसके लिए हमको पैसे की ज़रूरत है, फाइनेंस की। तो ये हमको कौन देता है? बैंकिंग देता है। फिर आते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या करता है? इंश्योरेंस आपके रिस्क को कम करता है। तो एक तरह से इंश्योरेंस को आपको रिस्क बेयरिंग
सेटिस्फैक्शन देता है कि अगर आप रिस्क लेते हो और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस आपको भरपाई कर देगा, कॉम्पनसेशन कर देगा। अब ये रिस्क किस तरह से हो सकता है? ड्यू टू फायर, थेफ्ट, यानी कि जो इनमें एक तरह से मतलब आर्टिफिशियल होते हैं ना कि नेचुरल, यानी कि अर्थक्वेक है, सुनामी है, इन सब की भरपाई नहीं करता, मगर इन सब की कर सकता है जैसे कि जो कि अननेचुरल है। फिर आते हैं वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या करता है? आपके सामान को एक तरह से बचाने में मदद करता है कि आपका सामान ख़राब ना हो। अब बना है वो कभी और ट्रांसफ़र होगा कभी, तो ये आपका सामान जो है ख़राब ना हो, सीज़न के चेंज की वजह से ख़राब ना हो, सीजनल चेंजेस की वजह से ख़राब ना हो, उसके मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ना हो, बहुत सारी चीज़ों को वेयर हाउस डील करता है। तो इसलिए वेयर हाउस की भी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आता है या फिर एड टू ट्रेड में आता है। फिर आते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आपको किस तरह से बेनिफिट करता है? एडवर्टाइजमेंट आपको इस तरह से बेनिफिट करता है कि कंज्यूमर को अवेयर कर सकें कि जो भी आप सामान यूज़ कर रहे हैं वो कितना आपके लिए फ़ायदेमंद है या कितना आपके लिए नुकसानदेह है, या फिर क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, क्या प्राइस है, और क्या किस टेक्निक से बना है, वो कैसा है प्रोडक्ट। ये आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू नॉलेज हो जाती है, अवेयरनेस हो जाती है प्रोडक्ट के बारे में। फिर आते हैं नेक्स्ट, बिजनेस रिस्क। बिजनेस इज रिफर टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ losses or inadequate profit due to uncertainty, unexpected event which are beyond control। बिजनेस रिस्क वो होते हैं जिस पे आपके बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। अगर आपको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है तो उसी को हम बिज़नेस के रिस्क में आते हैं, जो कि हमारे बस में नहीं होता, दैट इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। यानी कि आपको नहीं पता होता है कि आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस। जैसे कि मान लो आपने कोई जीन्स बनाई है बहुत बढ़िया सी, तो आपका बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा है, लोग परचेज़ कर रहे हैं, मगर लोगों के टेस्ट बदलते हैं। तो लोग के टेस्ट बदलते हैं तो उनके प्रेफरेंसेस बदलते हैं। अब वो चेंज करना चाहते हैं। अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो ये आपके हित के बाहर है कि आप उनको मना कर दें कि वो चेंज ना करें। अगर आपने प्रोडक्शन कर दिया है तो आपको लॉस में चले जाओगे। अगर आपने उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग कर दिया है तो वो अपने आप ही बिक जाएगा। तो ये बात आपको पता नहीं चलती है। ये चीज़ क्या, अनसर्टेनिटी, यानी कि आपको कभी पता नहीं चलेगा कि फ्यूचर में रिस्क है आपके लिए कि नहीं है। तो ये बिज़नेस रिस्क में आता है। तो यहाँ देखिए क्या है, डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर और ड्यू टू चेंज इन द फैशन। चेंजेस होते रहते हैं बिज़नेस में, तो उसकी वजह से लॉस्ट बिज़नेस को बियर करना पड़ता है अगर वो उस ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलते तो। फिर आते हैं नेचर ऑफ बिज़नेस। नेचर क्या होता है बिज़नेस का? पहला, बिज़नेस रिस्क ड्यू टू अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की वजह से होता है। आपको नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या हैपनिंग होने वाली है, क्या नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, आपको नहीं पता होता है। रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिज़नेस। रिस्क हमेशा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिज़नेस का। तो रिस्क जो है होना भी ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि क्या ट्रेंड है, आपको तभी प्रॉफिट होने के भी चांसेस होते हैं। पर रिस्क एक तरह से, रिस्क आप रिड्यूस कर सकते हो पर आप ख़त्म नहीं कर सकते। यानी कि बिज़नेस में रिस्क तो रहेगा ही, उसको आप रिड्यूस कर लो मगर वो ख़त्म कभी नहीं होता। फिर आते हैं डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज़ ऑफ बिज़नेस। मैंने अभी आपसे बात की थी कि रिस्क हमेशा कैसा होता है, छोटा रिस्क लेंगे तो छोटा प्रॉफिट होगा, बड़ा रिस्क लेंगे तो बड़ा प्रॉफिट होगा। तो ये रिस्क भी है ना, डिपेंड करता है साइज़ ऑफ द बिज़नेस। इसका बिज़नेस छोटा है, छोटा रिस्क लिया इसने, बड़ा बिज़नेस है तो बड़ा रिस्क लिया इसने। फिर आते हैं प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। ये बिज़नेस की सबसे बड़ी तकिया कलाम कह सकते हो, या एक तरह से ये कह सकते हो कि बिज़नेस का एक कोट है कि जितना अच्छा आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो इसका मतलब उतना अच्छा आपने रिस्क लिया है। तो एक तरह से ये है रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। फिर आते हैं कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। कॉजेज़ क्या हैं? नेचुरल कॉज, जो कि ड्यू टू नेचर की वजह से होता है, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। नेचर इज़ एन इंडिपेंडेंट फिनोमिना एंड ह्यूमन बीइंग हैज़ नो कंट्रोल ओवर इट। ह्यूमन का कोई कंट्रोल इसमें नहीं होता। तो ये एक नेचुरल कैलामिटी है, यानी कि एक तरह से नेचुरल है, तो आप इस पर नहीं डील कर सकते, तो ये बिज़नेस रिस्क में आता है। फिर आते हैं ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज क्या होता है? गलती से आपसे हो रहा हो, यानी कि कंपटीशन की वजह से हो रहा है, मतलब कि सामने वाला कॉम्पिटिटर है, उसने कोई सीक्रेसी लीक कर दी तो कंपटीशन हाई है तो आपको कोई लॉस हो गया। तो इंसान की वजह से होता है, यानी कि आप कोई ऐसी गलती कर रहे हो या आप कंपटीशन को नहीं ले रहे या फिर आप चलते हुए ट्रेंड के साथ नहीं चल रहे, इसकी वजह से आपको कोई रिस्क बिज़नेस का बियर करना पड़ रहा है। आप मशीन को हैंडल नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से आपको कोई रिस्क हो रहा हो, यानी कि एक तरह से ह्यूमन कॉज है, वो इंसान इस पर डील नहीं कर पा रहा। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट,
इकोनॉमिक कॉज क्या होता है? इकोनॉमिक कॉज आर रिलेटेड टू चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन दी मार्केट कंडीशन। मार्केट में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो इसकी वजह से इकोनॉमिक यानी कि आपकी आर्थिक व्यवस्था पे दिक्कत आ सकती है। देयर इज़ अ प्राइस फ्लक्चुएशन मार्केट ड्यू टू चेंज इन दी फैशन, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से इकोनॉमिक कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके बिज़नेस को सफ़र करना पड़ सकता है। फिर आते हैं फिजिकल कॉज क्या होता है? ऑल द कॉजेज़ विच रिजल्ट इन डैमेज ऑफ असेट आर कंसिडर एज फिजिकल कॉज। फॉर एग्जांपल चेंज इन द टेक्नोलॉजी मे रिजल्ट इन द मशीन बीइंग आउटडेटेड। जैसे कि अगर आपने कोई मशीनरी ली है जो कि 10 साल तक काम कर रही है, 10 साल के बाद क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ, आपकी मशीनरी ख़राब हो गई, यानी कि अब वो आपके किसी काम की नहीं है। तो ये क्या है? फिज़िकल, यानी कि आपके एसेट को वो डैमेज कर रही है। टेक्नोलॉजी चेंज हुई, आपकी मशीन अब आपका वो प्रोडक्ट जो आपको चाहिए मार्केट में वैसा प्रोडक्ट नहीं निकाल पा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी फ़िज़िकल लॉस आपको सफ़र करना पड़ रहा है ड्यू टू चेंज इन दी टेक्नोलॉजी। आपकी मशीन अब वो प्रोडक्ट नहीं निकाल पा सकती जो आपके कस्टमर को चाहिए। तो ये है आपका चैप्टर, ऑलमोस्ट पहला चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अब जो मॉक टेस्ट आपका होगा वो मॉक टेस्ट 2 के नाम से होगा, और उसके अलावा मैं इसमें ये भी डालूँगी बिज़नेस स्टडीज़ मॉक टेस्ट 2। तो आप ध्यान से जाइएगा तो मॉक टेस्ट 2 आपको नज़र आएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होती है तो आप टाइमिंग को जाया करो, यानी कि टाइमिंग 7 to 7:30 दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि आपको 7 to 7:30 का देखना पड़ेगा मॉक टेस्ट कौन सा है। तो नेक्स्ट टाइम आप अवेयर रहो और प्लीज़ बी ऑन टाइम एंड अटेंड ऑल दी मॉक टेस्ट सो डैट आपको हाफ ईयरली में दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। ओके, सो गो थ्रू दिस वीडियो थरली, मोर एंड मोर टाइम, जितना हो सके आप जाइए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा कि आपका मॉक टेस्ट अच्छा जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर मॉक टेस्ट। ओके।